स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ चैप्टर को। और फोर्थ चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में सल्तनत काल में सुल्तानों के काल के बाद मुगल काल आया। मुगल कौन थे, कहाँ से आए थे, फर्स्ट मुगल शासक कौन था, उन्होंने किस तरह से सरकार यहाँ स्थापित की, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, ये प्रशासन चलाया, रूल रेगुलेशन तय की, टैक्स वगैरह तय किए, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। हायरार्की मैंने इसकी पढ़ा दी थी कि शुरू में बाबर आए, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और जो अंतिम मोस्ट पावरफुल बादशाह है वो मुगल सम्राट थे, जो मुगल एम्पायर थे, वो थे एम्पायर के जो वो थे औरंगजेब। उसके बाद बहुत सारे मुगल शासक बने अंग्रेज़ों तक, जब तक 1857 की क्रांति नहीं हुई और अंग्रेज़ भारत में पूरी तरह से शासक नहीं बन गए, तब तक मुगलों का शासन तो रहा, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं था क्योंकि देश के बहुत सारे हिस्से अंग्रेज़ों के अधीन चले गए थे। चलो हम पढ़ते हैं शुरू से कि मुगल भारत में कैसे आए और वो यहाँ के शासक कैसे बने। रूलिंग लार्ज ए टेरिटरी एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सच ए डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Age। भारत जैसे एक बड़े देश में जिसका जो एरिया था वो विश्व में 7वां आता था, 7वें स्थान पर अब है भारत में, लेकिन इससे उस टाइम तो जब इन मिडल एज में तो भारत का शासन जो है वो अफगानिस्तान और बंगाल, बिहार ये तो थे ही, जो वर्तमान में बांग्लादेश और पाकिस्तान है वो इलाके भी भारत में थे। तो किसी एक रूलर के लिए मिडिल एज में इतने बड़े शासन को चलाना, इतने बड़े देश को चलाना, और ऐसा देश जहाँ भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हों, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हों, बहुत मुश्किल था। क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर प्रोसीजर्स predecessors, the Mughal created an empire and accomplished what had hitherto seems possible for only short period of time। थोड़े से अलग थे पहले, जो मुगलों से पहले शासक थे, मुगल उनसे थोड़े से अलग थे, और उन्होंने स्थापित करने की पूरी चेष्टा की कि भारत का अफगानिस्तान से लेकर गुजरात और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शासन स्थापित किया जाए। लेकिन ये सब हुआ सिर्फ थोड़े से समय के लिए, थोड़े से समय के लिए ही जो सारा भारत था वो मुगलों के अंडर आया था। उसके बाद जो है फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी का मतलब 1550 के आसपास, हाफ का मतलब इससे, ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली। शुरू में उनका शासन आगरा और दिल्ली में था। आगरा आपको पता है जहाँ ताजमहल है, यूपी का जो क्षेत्र है। अनटिल इन द 17th सेंचुरी, लेकिन 17th सेंचुरी में क्योंकि अकबर का जो काल है वो बहुत लंबा चला, तो 1605 तक ये शासक रहे। और एक बात और था, सल्तनत काल में एक दो शासक को छोड़कर लंबे शासन नहीं रहेंगे। एक अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इनके शासन लंबे रहे हैं, थोड़े बलबन का शासन ज़्यादा लंबा रहा है, बट मुगलों का शासन बहुत लंबे लंबे चला, कम से कम 25-26 साल तो हर जो मुगल शासक था वो रहा। इतने लंबे शासन में एक ही अगर राजा रहेगा तो वो शासन को अच्छी ढंग से संभाल भी सकेगा और राज्य का विस्तार भी कर सकेगा। लेकिन 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में, दे कंट्रोल नियर ऑल द सब कॉन्टिनेंट, सारा सब कॉन्टिनेंट उसके अधीन आ गया। यहाँ से जो ये नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान और ये पूरा जो इलाका है, और इस तरफ जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान का इलाका है, और ये जो आपका है, ये सारा इलाका मुगलों के अंडर आ गया था। दे इम्पोज स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडिया ऑफ गवर्नमेंट एंड that outlasted their rules, leaving political legacy that succeeding ruler of subcontinent could not ignore।
और उन्होंने ऐसा शासन स्थापित किया, ऐसी गवर्नमेंट स्थापित की, ऐसे रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए, कानून बनाए कि वो लंबे समय तक इस कॉन्टिनेंट में चलते रहे। ये एक राजनीतिक विरासत थी आने वाले रूलर्स के लिए भी। जैसे अंग्रेज जैसे भारत में आए तो मुगलों की जो बनी बनाई चीजें थी उन्होंने यूं की यूं स्वीकार कर ली थी। और जैसे पटवारी, तहसीलदार जैसी संस्थाएं जो मुगल काल में ही भारत में आई थी वो अब तक चली हुई हैं। मतलब मुगलों के शासन का प्रभाव इतना है कि आने वाले शासकों ने भी उसे ज्यों का त्यों अपनाए रखा, उसे बदला नहीं। समय के साथ कुछ तो चेंज होता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ। उसके बाद था लीविंग ए पोलिटिकल लेगेसी दैट सक्सीडिंग रूलर ऑफ द सब कंटिनेंट कुड नॉट इग्नोर। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आज जो भारत का प्रधानमंत्री, आपको पता लाल किले पर झंडा फहराता है ना 15 अगस्त को। 26 जनवरी को तो प्रगति मैदान में फहराया जाता है। लाल किला का झंडा 15 अगस्त को फहराया जाता है लाल किले से, और पहला भाषण भी लाल किले से ही नेहरू जी ने दिया था। तो ये लाल किला मुगलों का प्रतीक है। मुगल सम्राट शाहजहां ने इसको बनाया था। देखो, सबसे बड़ी बात इन शासकों की ये रही है कि चाहे ये विदेशी थे, इसमें कोई शक नहीं है कि ये विदेशी थे, बट ये यहीं के शासक रहे। इनका मकसद कोई ये नहीं था अंग्रेजों की तरह लूट का माल अपने देश में ले जाए, नहीं। जो यहाँ की संपदा थी, प्रॉपर्टी थी, उन्होंने यहीं संजो के रखी। ताजमहल है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, फतेहपुर सीकरी है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं दिल्ली में अगर आप देखोगे तो सारी मुगलों की बनाई हुई हैं अभी तक। हौज खास है, वो तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। खैर, ऑन द इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पेट ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली द रेजिडेंस ऑफ मुगल एम्परर। आज भी जब दिल्ली के लाल किले से प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराते हैं तो वो मुगल सम्राटों के ही कभी रेजिडेंस हुआ करता, उसमें रहा करते थे वो। हु आर द मुगल थे कौन? अब हम देखते हैं कि ये आए कहाँ से थे, इनकी जन्मभूमि कहाँ थी। द मुगल वर डिस्केंडेंट ऑफ 2 ग्रेट लाइनेज ऑफ रूलर्स। 2 महान शासकों की औलाद थी ये, मदर की साइड से और फादर की साइड से। इनके रूलर जो हैं वो महान थे। फ्रॉम देयर मदर साइड, माता की ओर से, दे वर डिस्केंडेंट ऑफ चंगेज खान्स, जिसे गनीज खान भी बोलते हैं। आपको नाम सुना होगा ना इसका, पिछली वीडियो में मैंने बताया था तुगलक के समय इसका बहुत ज़्यादा हमले हुए थे, और तुगलक शासनकाल में इसको काफ़ी टफ चैलेंज भारत में दिया था, बहुत सारे हमले इन्होंने किए थे। ये माँ की तरफ से तो मुगलों चंगेज खान के की ओर थे, और द मुगल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। वे मंगोल जिन्होंने सेंट्रल एशिया और चाइना, अगर आप भारत के ऊपर जाओगे तो आपको ये जो इलाका है वो चाइना का है। इस टेरिटरी से लेकर जो मध्य एशिया है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बाद मध्य एशिया चलता है, मैप में देखोगे, यहाँ के ये शासक थे। इनकी माँ चंगेज खां के वंश की थी। ये नहीं कह रही मैं कि चंगेज खां की बेटी थी, उनके वंश की थी। और फ्रॉम देयर फादर साइड, फादर की तरफ से, देवर सक्सेसर ऑफ तिमूर। वो तिमूर खान के सक्सेसर थे, मतलब उत्तराधिकारी थे। डाइड इन 1405 द रूलर ऑफ ईरान, जो ईरान के शासक थे। मतलब ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की, मतलब ईरान, इराक और टर्की जैसा इलाका सारे उनके अधीन था, तिमूरों के अधीन था। ठीक है। हाउएवर द मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल। जो मुगल थे वो अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना नहीं चाहते थे। दिस वाज बिकॉज गिनीज खान्स मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मैस्करेस ऑफ अनयूरेबल पीपल। क्यों? क्योंकि आपको पता है चंगेज खां एक क्रूल रूलर थे, निर्दयी शासक थे, जिन्होंने लोगों को बहुत की हत्याएं की, नरसंहार किया। इसलिए वो कभी नहीं कहलाना चाहते थे कि हम चंगेज खां के वो हैं, वंशज हैं।
वो चाहते थे कि इस तरह की मेमोरी लोगों के दिल में ना रहे और वो हमें भी ये ना लें कि हम भी उनके जैसे हैं। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक देयर मंगोल कंपिटिटर। वे उज्बेकों से भी, आज आप अगर आप भारत के इस इलाके में जाओगे, इससे ऊपर एक देश है उज्बेकिस्तान, वहाँ उज्बेक रहते हैं, वो कंपिटिटर थे मंगोलों के, मतलब मंगोलों से उनके क्राइसिस थे, तो वो उनसे भी लिंक्ड थे। ऑन द अदर हैंड द मुगल वर प्राउड ऑफ देयर त्रिमूदी एनेस्ट्री, लेकिन वो अपने आप को तैमूर का वंशज कहलाने में ज़्यादा गर्व महसूस करते थे, ना कि मंगोलों के। नोट लिस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट सेंटर हैड कैप्चर दिल्ली इन 1398। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने दिल्ली को ही कैप्चर किया था 1748 में, किसी और कारण से। ठीक है, पिछले पेज पे चलते हैं। ये एक पेंटिंग है, ये मिनिएचर बोलते हैं ऐसी पेंटिंग को, जब कोई दृश्य दिखाया गया हो। देखो आप समझ सकते हो, इस तस्वीर को ध्यान से देखो, आपको क्या क्या पता चलेगा। सबसे बड़ी बात तो यहाँ इनके पहनावा कैसा है। दूसरी बात ये देखोगे कि राजा को एक, जैसे भगवान होता है ना, भगवान के चारों ओर लाइट्स होती हैं, ऐसे राजा को स्थान दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद इसका मतलब ये भी है, मंत्री संतरी की सलाह लेते थे वो टाइम आने पर। इम्पोर्टेंट ग्रोसरीज वगैरह रखी जाती थी, जेवर वगैरह डाले जाते थे, तो इससे पता चलता है कि बहुत ही प्रोस्पेरियस थे उस टाइम, समृद्ध थे हर चीज में, धातुओं में, लोहा, तांबा, सोना, इसमें। ठीक है, इससे पता चलता है। ये मिनिएचर बोलते हैं इस पेंटिंग को। इस पेंटिंग के बारे में लिखा हुआ है, ए मिनिएचर पेंटिंग डेटेड इन 17th to 1712 ऑफ तिमूर हैड डिस्केंडेंट एंड द मुगल एम्परर। तिमूर इज एन, ये तिमूर की फोटो है भाई, लेकिन ये बनी, वैसे तो तिमूर चले गए थे 14वीं-15वीं शताब्दी में, लेकिन ये 17वीं शताब्दी में बनी है। तिमूर इज ए सेंटर ऑन हिज राइट हिज सन मिरान शाह द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ बाबर ग्रेट ग्रैंडफादर। ये मुगल जो शासक जो बाबर था उसके परदादा के दादा, इस तरह की कोई वो है। एंड देन अब्बू सैड बाबर ग्रैंडफादर, बाबर के जो दादा थे वो अब्बू कहते हैं उनको। तिमूर को सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर ग्रेट ग्रैंडफादर। ये बाबर की वंशावली है भाई। ठीक है, वैसे ये जरूरी नहीं है याद करने की, बस आप ये देख लो कि बाबर जो है कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ और किस तरह से वो भारत में आए। दे सेलिब्रेटेड देयर जेनियोलॉजी पिक्चोरली, इवन रूलर गेटिंग ए पिक्चर मेड ऑफ तिमूर एंड हिमसेल्फ टेक ए लुक ऑफ फिगर 2 विच इज समवट लाइक ए ग्रुप फोटोग्राफ। ये ग्रुप, ये पिक्चर 3 में 2 में दिखाया गया, ये पिक्चर तो ग्रुप फोटो है ये, और उसमें बाबर के जो ग्रांड फादर हैं वो दिखाए गए। ठीक है, मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। अब मुगल कैसे आए भारत में, उन्होंने अपने जो शासन था ईरान, इराक, तुर्की का, वो कैसे छोड़कर वो भारत आए, या अपने शासन को वो एक्सपेंड करना चाहते थे। देखो भारत में हमेशा हमले कहाँ से हुए हैं ये ध्यान रखो। जो ये इलाका है भारत का, ये तो हिमालय की चोटियों से घिरा हुआ है, यहाँ हमले नहीं हो सकते। एक ये छोटा सा पार्ट है जहाँ खैबर का दर्रा है, जो सेल्यूकस आया था ना मौर्यों के टाइम, वो भी इसी रास्ते से आया था। छोटी पहाड़ियाँ आ जाती हैं और दर्रे हैं, दर्रे मतलब होते 2 पहाड़ियों के बीच रास्ता होता है, उसे दर्रा कहते हैं। खैबर की पहाड़ी से ही होते हुए ये लोग आए थे। ईरान, इराक अगर मैप में देखोगे तो इसी ओर है, जो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इलाका है, यहाँ खैबर की पहाड़ियाँ। और भारत में जितने भी हमले मध्य एशिया से हुए हैं मुसलमानों के, वो इसी जगह से हुए हैं।
मुगल मिलिट्री कैंपेन। लेकिन आप कहोगे कि अंग्रेज यहाँ से नहीं आए, अंग्रेज यहाँ से आए। अंग्रेज आए थे नौसेना से, समुंदर से आए थे, वो जमीनी रास्ते से नहीं आए। और जमीनी रास्ते से वो समुद्री के रास्ते से ये यहीं आए थे। मैप जानना जरूरी होता है बच्चों, मैप जरूर किया करो। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर 1526 एंड 1530, मतलब ये इतने साल तक ही शासक रहा है। पहला मुगल सम्राट भारत में बाबर था। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर। 12 साल की उम्र में उन्होंने फरगना का शासन छीन लिया था। 1494 में वो शासक बने फरगना के, जब वो सिर्फ 12 साल के थे। He was forced to leave his central throne due to the invention of another Mughal group। लेकिन उसे अपना ये फरगना जो शासक है वो छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि मंगोलों ने उन पर हमले कर दिए, उज्बेक्स ने हमले किए। आफ्टर ईयर ऑफ वॉन्डरिंग ही साइज्ड काबुल, और बहुत सारे साल वो घूमता रहा, अपनी सेना को इकट्ठा करता रहा। और काबुल जो भारत का सुदूर पश्चिमी इलाका था, जो अब अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, वैसे गंधार है काबुल, एक मेन शहर है वहाँ का। 1504 में उसने काबुल को अपने अंडर में ले लिया। इन 1526 उस टाइम भारत की स्थिति क्या थी ये भी सोच लो आप। मान लो ये भारत है, उस टाइम कोई भी एक सत्ता नहीं थी। वैसे दिल्ली के शासक थे, लोधी वंश के जो राजा थे वो यहाँ दिल्ली में बैठे हुए थे, बट उसके कब्जे में भारत के दूसरे पार्ट नहीं थे। पूरा का पूरा राजस्थान फ्री था, ठीक है। उधर बिहार बंगाल उनसे अलग था। तो यहाँ के जो शासक थे ना, राजस्थान वगैरह के शासक, वो इनके खिलाफ थे, जो दिल्ली के लोधी वंश के शासक थे। तो ऐसे शासक जो इनके खिलाफ थे, उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था कि आप भारत में आ जाइए और लोधियों से हमें मुक्त कीजिए। 1526 में ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। दिल्ली का सुल्तान उस टाइम कौन था? इब्राहिम लोधी था। एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। पानीपत में उनकी लड़ाई हुई। फर्स्ट पानीपत का वार जो है, फर्स्ट पानीपत वार किस किस के बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। कब हुआ? 1526 में। ये जरूर याद रखना, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ, ठीक है। इब्राहिम लोधी को हराया एंड पानीपत को और दिल्ली आगरा के सारे क्षेत्र को कैच कर लिया। टेबल 1 चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेन ऑफ मुगल। मुगलों का मेजर कैंपेन है। मुगल का मतलब, मेजर कैंपेन का मतलब उनकी मुख्य लड़ाइयाँ क्या है, किस किस को हराया, कैसे कैसे शासन छीने। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट पिक्चर है। भारत के शासक उस टाइम हाथियों पर लड़ते थे। अरबी घोड़े आपने सुना होगा, सबसे दुनिया में तेज होते हैं, और ये लोग अरब से ही आए थे जो बाबर थे। अब ये घोड़े जो हैं, इन एक को भी घेर लेते हैं, तो ये हाथी अगर अपना संतुलन खो देता है तो हाथी के जो है अपनी ही सेना को कुचलने लगते हैं। घोड़े तेज होते हैं, अचानक से जो ये सवार है ये आसानी से वार कर सकता है। तो मुगलों की यही सेना की स्ट्रैटेजी थी ना, रणनीति यही थी कि कैसे दुश्मन को घेरा जा सकता है। देखो घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं इंडियन जो लोधी वंश के थे शासक। टेबल 1 में चार्ट मेजर कैंपेन ऑफ मुगलों के मेजर कैंपेन है। मेजर कैंपेन का मतलब वो कैंपेन जो उन्होंने दूसरे राजाओं को हराने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। स्टडीज केयरफुली एंड सी इफ यू कैन नोटिस ए लॉन्ग term patterns you will notice, for example, but the Afghans were an immediate threat of Mughal authority। लेकिन आप ये देखोगे कि जो मुगल थे, इसका मतलब ये नहीं था इनके सामने कोई चुनौती नहीं थी या कोई राजा नहीं थे। अफगान जो थे वो इनके सामने एक मेजर चुनौती थे। अफगान जैसे अहमद शाह अब्दाली के जो पूर्वज होते थे, अहमद शाह अब्दाली 1736 के आसपास 38 के पास भारत आया, और इससे पहले जो है वो भी अफगान जो पावर थे, अफगानी जो पावर थे वो मुगल अथॉरिटी के खिलाफ थे। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल एंड द अहोम, सी आल्सो चैप्टर 3। अहोम के जो शासक थे वो असम में थे भाई, ठीक है।
द सिख आल्सो चैप्टर 8, द मेवाड़ एंड मारवाड़, ये राजस्थान के शासक थे। मेवाड़ को तो आप अच्छे तरह से जानते हो, राणा सांगा, राणा प्रताप, शिवाजी, महाराणा प्रताप, ये मेवाड़ के थे। और मारवाड़ के थे जैसे बीसल देव, इस तरह के शासक। तो ये भी क्या थे, ये जो लोधी वंश के शासक थे उनके खिलाफ थे। लेकिन धीरे धीरे जब बाबर ने इन पर ही कब्जा जमाना शुरू कर दिया तो मुगलों के खिलाफ अहोम, सिख, जाट, मेवाड़, मारवाड़ सब इनके अगेंस्ट हो गए। हाउ आज हुमायूं रिलेशनशिप विद सफाविद खान डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स, जो सफाविद खान थे उसका रिलेशनशिप हुमायूं के अलग थे, अकबर के उसके साथ अलग थे। मतलब अकबर के टाइम उनके जो संबंध थे वो खराब हो चुके थे। डिड द एनेक्शन ऑफ गोलकुंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब रीजन एंड हॉस्टिलिटी इन द डेक्कन, और जो औरंगजेब थे वो चाहते थे कि दक्षिण को मैं जीतूं, और दक्षिण को जीतने के लिए वो 20-22 साल तक लड़ते रहे और अंत में उनकी डेथ हो गई। बट दक्षिण की लड़ाई वो जीत नहीं पाए, जिसको एक टफ टक्कर दी थी जो मुगलों के मराठों के शासक थे छत्रपति शिवाजी, उन्होंने, उसका जिक्र भी आप यहीं पढ़ोगे। कैनन वर एन इम्पोर्टेंट एडिशन इन 16th century एंड वॉरफेयर। बाबर यूज्ड देम इफेक्टिव इन द जस्ट बैटल ऑफ पानीपत। तोप जो है एक महत्वपूर्ण हथियार थे बाबर की लड़ाई, बाबर ने यूज किए थे पानीपत की लड़ाई में। इससे पहले यहाँ तोप खानों का कोई पता नहीं था। गन पाउडर, बॉम्ब बनाने के लिए जो पाउडर यूज होता है ना, या गोली बनाने के लिए, वो भी इंडिया में यही लेकर आए थे, 14वीं शताब्दी में आ चुका था। और फायरम आर्म वर यूज फॉर द फायर आर्म्स का मतलब होता है हाथ से जो अग्नि जला के यूज किए जाते थे, वो फर्स्ट टाइम इस क्षेत्र में गुजरात, मालवा और डेक्कन एंड वाज यूज्ड बाय बाबर इन अर्ली 16th century। देखो बाबर इतनी बड़ी सेना का मालिक नहीं था, लेकिन उसकी युद्ध करने की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा हाई फाई थी। भारत के शासक हारे इसलिए थे क्योंकि उनकी बाबर के सामने नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, पुरानी टेक्नोलॉजी थी। जैसे ये तोप दिखाई गई है, भारत के शासक तो इससे अनभिज्ञ थे, उनको तो पता ही नहीं था इन चीज़ों का। तो इस वजह से बाबर जो है आसानी से भारत को जीतने में सफल हो गया। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि बाबर को टफ टक्कर नहीं दी, लड़ाई तो लड़नी पड़ी उसको, बट अपनी टेक्नोलॉजी के कारण, सेनाओं के संगठन के कारण वो जीत गए थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।